Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप एक नया चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका, और आपके जो नई चैप्टर स्टार्ट होगा वो सॉल्यूशन। इसके पहले वाले जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था वो केमिकल काइनेटिक्स था। अब सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन के बारे में। चलिए देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप ये देखिए कि व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कहलाता क्या है, ठीक है। आज देखिए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है मैं बोल दे रहा हूँ, और सिस्टमेटिक वे में आगे फिर हम पढ़ाते जाएंगे। अभी सिर्फ बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, लिखने पर टाइम वेस्ट होगा। बोल देता हूँ और फिर उसको तो आगे हमको बतलाना ही है। जैसे देखिए क्या सॉल्यूशन, सबसे पहले तो डिफाइन करूँगी सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, व्हाट इज सॉल्यूशन। फिर सॉल्यूशन में आगे पढ़िएगा, इसी के अंतर्गत आपका आ जाता है वेपर प्रेशर के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर सॉल्युबिलिटी पढ़ना है। फिर इसी के आगे पढ़िएगा आप, इसी में सॉल्युबिलिटी के अंतर्गत दो कंडीशन आएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये दो कंडीशन सॉल्युबिलिटी में आ गया। फिर आप आगे बढ़िएगा तो वहीं पर आएगा वेपर प्रेशर। फिर आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मेन इंपॉर्टेंट पोर्सन है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस सॉल्यूशन का। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपका 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज आएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आएगा। फिर इसके आगे पड़ेगा वांटर फैक्टर, एंड लास्ट में एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो वांटर फैक्टर से ही रिलेशन रखता है, ठीक है। और लास्ट में फिर एक दिखा देंगे डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक कंपेयर करके ग्राफ के रूप में वो लास्ट में कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये इतना पोर्शन आप लोग को पढ़ना है। चलिए हम लोग स्टार्ट भी कर दो आगे, क्या टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है। सिस्टमैटिक वे में एक एक करके आगे पढ़ाते जाता हूँ, आप उसको क्लियर करते चले जाएंगे। चलिए आइए सॉल्यूशन के बारे में बताइए, व्हाट इज सॉल्यूशन। पहले ये कह दें सॉल्यूशन को आप कैसे डिफाइन करें, बहुत सिंपल मेथड में, व्हाट इज सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इसी के लिख रहा हूं, लिखता हूं। इट इज ए homogeneous mixture of homogeneous mixture, अब इसका मीनिंग समझा रहा हूं। homogeneous mixture of 2 or more components in which solute loses their identity and they cannot be further separated by simple method, simple method, ठीक है। समझिए देखिए क्या बोल रहा हूं। आप यहां पर एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। सॉल्यूशन में क्या चीज रहता है, क्या चीज का बना होता है ये सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड प्लस सॉल्वेंट। ये तो मालूम आपको, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बन गया, सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए क्या लिखा, होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन तो होता है ना होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। ऐसे हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है जिसमें 2 ही कंपोनेंट आपका डिजोल्व होगा, एक सॉल्यूट का और एक सॉल्वेंट का। तो देखिए अब मान लिया यहाँ सॉल्यूट आपने ले लिया शुगर, समझिएगा ये शुगर है, और सॉल्वेंट यहाँ पर आपने यूज किया वाटर, तो आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन ऑफ शुगर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर, यही ना बना। चलिए देखिएगा ये जो शुगर था ये किस फॉर्म में है, इसका स्टेट क्या है, सॉलिड, ठीक है। ये किस स्टेट में है, लिक्विड,
और ये किस स्टेट में आ गया, ये भी लिक्विड में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो सॉल्यूशन बना ना आपका शुगर का, चीनी को पानी में मिलाया तो आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया, है ना, सॉल्यूशन ऑफ शुगर। तो आप देखिए जो सॉल्यूशन ऑफ शुगर तैयार हो गया ये, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, आप नीचे का 1 चम्मच निकाल लीजिए नीचे से, या ऊपर से 1 चम्मच आप निकाल लीजिए। आप दोनों को टेस्ट करेंगे तो दोनों क्या लगेगा, एक ही तरह का दोनों का मिठास होगा। दोनों की जो मिठास होगी वो एक ही तरह होगा। ऐसा नहीं कि ज़्यादा मीठा होगा ये कम मीठा होगा, ऐसा नहीं होगा। रीज़न, क्योंकि यूनिफॉर्मली सभी जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है। मतलब इसके यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो सभी जगह यूनिफॉर्मली डिजॉल्व है। सॉल्यूट का जो मोल है ना वो सभी जगह क्या, यूनिफॉर्म वे में मिला हुआ है। यही होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। मतलब इसका यहाँ का कोई मान ली 10 ml ले लीजिए, या यहाँ का 10 ml ले लीजिए, या यहाँ का 10 ml ले लीजिए, किसी जगह सॉल्यूशन किसी कोई भी पार्ट का ले लीजिए, चाहे नीचे से लीजिए, बीच से लीजिए, ऊपर से लीजिए, कहीं से भी लेंगे सॉल्यूशन का, उसका 10 ml अगर आप ले लेते हैं या कहीं दूसरे जगह के भी आप ले लेते हैं, तो कंपेयर करेंगे दो जगह से, तो दोनों जगह में क्या देखेंगे कि उसके यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट सेम होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ का आप 10 ml लिया और यहाँ का भी आप 10 ml ले लिए। अब इसमें देखते हैं मान लिया सॉल्यूट का माने शुगर का, मान लिया यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स है ना, तो इसमें भी शुगर का कितना 10 मॉलिक्यूल्स रहेगा। देख रहे हैं, सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट सेम हो गया। तो सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट सेम हो गया, तो उसी को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, और अगर ही अलग अलग होता तो आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो जाता। तो देखिए वही लिखे, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स इन विच सॉल्यूट लूजेस देयर आइडेंटिटी। अच्छा ठीक, होमोजेनियस तो समझ गया कि पूरे सॉल्यूशन में उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगा, एक ही जैसा होगा। सॉल्यूट का मॉलिक्यूल सब जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। और क्या लिख रहा है, सॉल्यूट लूजेस देयर आइडेंटिटी। देखिए तो सॉल्यूट यहाँ किस फॉर्म में है, सॉलिड के स्टेट में है, सॉलिड फॉर्म में है। जब ये सॉल्यूशन में बन गया तो क्या वहाँ सॉल्यूशन में शुगर सॉलिड स्टेट में रहेगा, क्या दिखाई पड़ता है सॉल्यूशन में यहाँ पर कि शुगर प्रेजेंट है? वो तो पता भी नहीं चलता है कि वो चीनी का सॉल्यूशन है या नमक का सॉल्यूशन है ना। तो आप क्या कर दिए, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया। ये भी नहीं पता चलेगा कि पहले कौन सा स्टेट में था, ये सॉलिड स्टेट में यहाँ पर शुगर था या किस स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था, ये तो नहीं पता चल रहा है। मतलब अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया, ये लूज कर दिया। ठीक है, और इस सॉल्यूशन से फर्दर अब उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं बाय सिंपल मेथड। कर सकते हैं सॉरी कर सकते हैं, बट सिंपल मेथड के द्वारा उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल डेफिनेशन आपका बताया शुगर का, सॉल्यूशन का। अब आगे आइए, अब आइए सॉल्यूशन में देखिए आप कैसे पता लगाएं। जैसे सॉल्यूशन का भी आपने बोला ना कि सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्या बना दिया, ये सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो आप इसको कैसे पता लगाते हैं जनरली? तो अब जनरली हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूट क्या रहता है, लेस अमाउंट में रहता है। जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा है ना, वो हो गया सॉल्यूट। और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, लार्ज अमाउंट में एक्सेस में, वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। इन करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल समझिएगा, हम यहाँ पर लिख दें 20% इथेनॉल सॉल्यूशन, 20% इथेनॉल सॉल्यूशन। देखिए इसका मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट यहाँ पर है, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर इन है। तो ये इथाइल अल्कोहल कितना परसेंट यहाँ प्रेजेंट है, 20% है, और ये वाटर कितना प्रेजेंट है, 80% है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 20% इथाइल अल्कोहल हो गया, ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। ये क्या हो गया, सॉल्यूट। और ये वाटर जो यहाँ पर हो गया, क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, जो अधिक मात्रा में हो गया। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह लिख दें 80% इथेनॉल सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो आप क्या लिखिएगा,
इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, तो इथाइल अल्कोहल यहाँ कितना है 80%, तो रेस्ट क्या हो गया 20% वाटर हो गया। अब कौन ज़्यादा हो गया इथाइल अल्कोहल, अब यही हो गया आपका सॉल्वेंट, अभी ज़्यादा हो गया, और ये कम हो गया, अब यही क्या हो गया सॉल्यूट। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ वाटर हमेशा सॉल्वेंट ही होगा, हाँ यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, बट देखना होगा वहाँ क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो एक सिंपल मेथड तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि उसके अमाउंट के आधार पर बता दिया, ठीक है। और दूसरा जो इसी का होता है, हो क्या लिखा हो नोट करिए, एक और जो इसी में होगा, एक क्या होता है ना, देखिए एक और पहचानने का जो तरीका है, अब उसके आधार पर आइए। दूसरा जो तरीका है उसके लिए आप समझिए कैसे पता लगाएंगे सॉल्वेंट को सॉल्यूट को, इसके लिए आसान तरीका, और ये बढ़िया मेथड भी है, इसके द्वारा आप आसानी से डिस्टिंग्विश भी कर लेंगे फेज के द्वारा, है ना। टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। देखिए एक और तरीका क्या है, एक तो वो बताया, और दूसरा देखिए सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, एक और तरीका बता रहा हूं। बस इसके लिए एक पॉइंट ये रखिए माइंड में, द फेज मतलब सर है ना स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस, द फेज ऑफ सॉल्यूशन, बस इसी पॉइंट पर आपका पता चल जाएगा। द फेज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन फेज ऑफ सॉल्वेंट। देखिए इसको समझाता हूं क्या लिखा हुआ है, इसी टर्म को भी समझाना हमको। चलिए देखिए अब एक टर्म लेता हूं बहुत सिंपल, जो आप जान रहे हैं पहले, कि आपने लिया शुगर एंड प्लस वाटर, ये क्या बना गया सॉल्यूशन बन गया, शुगर सॉल्यूशन ये बना। चलिए स्टेट पहले देखिए कौन सा स्टेट में है, सॉलिड, ये क्या हो गया लिक्विड, वाटर हो गया लिक्विड स्टेट, लिक्विड फेज में, एंड सॉल्यूशन यहाँ किस फेज में है लिक्विड, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा हूँ, द फेज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन फेज ऑफ सॉल्वेंट। देखिए तो सॉल्यूशन के यहाँ कौन सा फेज है लिक्विड फेज में है, तो जिस फेज में सॉल्यूशन आया ना, तो सॉल्यूशन का फेज जो आता है वो किससे आता है सॉल्वेंट से आता है। तो यहाँ देखिए तो सॉल्वेंट किस फेज में है लिक्विड, तो जिस फेज में सॉल्वेंट रहेगा उसी फेज में सॉल्यूशन भी होगा, ये जान रखिए। मतलब सॉल्यूशन का फेज किस पर डिपेंड किया सॉल्वेंट के फेज पर, मतलब यहाँ वाटर क्या हो गया, ये वाटर हो गया सॉल्वेंट, यही पता चल गया कि आप जैसे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिलाए, सॉल्यूशन देख ले कि गैसियस स्टेट में है, तो जो गैसियस स्टेट में सॉल्यूशन आया ना, तो सॉल्वेंट भी क्या होगा गैसियस स्टेट में होगा। मान ली सॉलिड एंड सॉल्वेंट को मिलाए, ये लिक्विड आ गया, तो निश्चित रूप में यहाँ सॉल्वेंट क्या होगा लिक्विड स्टेट में होगा। सॉलिड जैसे समझिएगा, यहाँ क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाए सॉल्यूशन बन रहा है। अब आप समझिए अगर ये सॉल्यूशन यहाँ पर गैसियस स्टेट में आ रहा है ना, ये गैसियस स्टेट में आ रहा है, तो कन्फर्म है कि सॉल्वेंट भी क्या होगा गैसियस ही होगा, ये गैसियस होगा तभी ये गैसियस आएगा। अगर मान लिया गया यहाँ पर ये लिक्विड स्टेट में है सॉल्यूशन आया, तो कन्फर्म है जो आपका दिया हुआ सॉल्वेंट है वो भी सॉल्वेंट क्या होगा लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, समझे। अगर ये सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में आ गया तो कन्फर्म है सॉल्वेंट भी जो आएगा वो किस स्टेट में रहेगा सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। ये ज़्यादा बढ़िया है, ये सब जगह अप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ क्या था लिक्विड स्टेट में आया था, तो इस दोनों में लिक्विड कौन था वाटर था, तो वाटर यहाँ पर क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया, तो सॉल्वेंट पता चल गया हमको, इससे समझ में आया। चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे समझिए तो आप हम लिख दें जिंक एमलगम, ZnHg जिंक एमलगम। ये बताइए तो इसमें कौन सॉल्यूट है और कौन इसमें सॉल्वेंट है, इसमें आइडेंटिफाई करिए।
तो देखिए जिंक एमलगम, जिंक और एमलगम ये दोनों को मिलाइएगा ना तो कैसा स्टेट कैसा मिलता है, सॉलिड मिलता है, सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। ये क्या रहेगा, सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन जो होता है ये दोनों को मिलाकर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन बन गया। तो क्या बोल रहे हैं कि इसको पता लगाने के लिए तो ये दोनों को मिलाइएगा तो सॉलिड स्टेट में मिलेगा। तो सॉलिड स्टेट मतलब सॉल्यूशन कैसा हो गया, सॉलिड स्टेट में। हाँ, तो सॉलिड स्टेट में इसमें जो रहेगा तो जिंक और मरकरी में, मरकरी होता है लिक्विड, ये होता है लिक्विड स्टेट में, और जिंक क्या होता है, सॉलिड। इसका मतलब यहाँ सॉल्वेंट क्या हो गया, जिंक हो गया, और सॉल्यूट क्या हो गया, Hg हो गया। यही चीज बोलना चाह रहा था, समझे। ये जिंक यहाँ किस रूप में है, सॉलिड के रूप में है, और ये लिक्विड के रूप में है। सॉल्यूशन कैसा है, सॉलिड है। तो सॉलिड जब सॉल्यूशन हो गया तो सॉल्वेंट भी यहाँ पर क्या होगा, सॉलिड ही होगा। तो सॉलिड होगा मतलब क्या होगा, जिंक हो गया। समझे क्या बोला जा रहा है। तो यही चीज लिखा है, देखिए ऊपर में समझ में आ जाएगा। द फेज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन फेज ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जिस फेज में होगा सॉल्यूशन भी उसी फेज को होगा, उसी फेज में रहेगा। तो हमको सॉल्वेंट पता चल जाएगा तो बाकी जो बचा हो उसमें रहेगा सॉलिड होगा, इससे हम पता लगा लेंगे। अब इसी फेज के आधार पर अब सॉल्यूशन को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया, और उसको 9 तरह से 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फेज। तो अब वो देखेंगे, ठीक है बेटा इसको। तब लिखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज। तो फेज के आधार पर आप सॉल्वेंट पता लगा लिए, सॉल्वेंट पता लगा लिए तो बाकी बचा हुआ रह गया सॉल्यूट, है ना। अब उसी के बेसिस पे आगे बता रहा हूं इसमें, अब वो देखिए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज, फेज के बेसिस पे। चलिए ये 9 तरीके का होगा, ठीक है। चलिए देखिए मैं इसमें हिंट कर देता हूं आपको। चलिए यहाँ ये फर्स्ट में आप ले लीजिए पहले सॉल्यूट, सॉल्यूशन में सॉल्यूट, तीनों को अलग अलग करके बताएंगे। सॉल्वेंट, सॉल्यूशन और इसका एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल। तो आपको समझना आसान हो जाएगी एक ही बार में सबका। चलिए देखिए देखिए अब फेज के आधार पर इसको 9 भाग में बांटा गया। पहला क्या करिए, सॉल्यूट को सॉलिड ले लीजिए, ठीक है। सॉल्वेंट को भी सॉलिड ले लीजिए, ठीक है। सॉल्वेंट को यहां पर तीनों में सॉलिड रख दीजिए। जैसे क्या होगा, सॉलिड को लिक्विड ले लिए एंड तो यहां पर ये सॉलिड ही रखिए, फिर यहां पर भी गैस और ये सॉलिड ही रखिए। देखिए सॉल्वेंट को फिक्स्ड कर दिया अभी। पहला कंडीशन देखिए, सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में है, सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है। तो सॉल्वेंट यहाँ किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। तो सॉल्यूशन जो रहेगा किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा, ये कन्फर्म है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, एक नाम सुना होगा ब्रास। ब्रास, ब्रास कैसे बनता है, तो कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। तो यहाँ क्या है, दोनों सॉलिड में ही है, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, कॉपर एंड जिंक दोनों क्या सॉलिड स्टेट में। तो ये क्या ब्रास जो हो गया किसका एग्जाम्पल हो गया, ये इसका अंतर सॉलिड सॉल्यूशन के अंतर्गत आ गया ये, ठीक है। उसी तरह से आइए फिर देखिए, सॉल्यूट क्या लिए, लिक्विड, सॉल्वेंट क्या लिए, लिक्विड सॉरी सॉलिड। तो सॉल्वेंट सॉलिड में है तो निश्चित रूप में फिर सॉल्यूशन कैसा होगा, किस फेज में होगा, सॉलिड ही होगा, सॉलिड ही होगा। क्योंकि सॉल्वेंट के नेचर पर ही डिपेंड करेगा सॉल्यूशन का नेचर, सॉल्यूशन का फेज। तो सॉल्यूशन का फेज यहाँ पर क्या हो गया, सॉलिड हो गया। अब यहाँ पर फिर देखिए, अभी जो एग्जाम्पल बताया था, नहीं लिखा था जिंक एमलगम, है ना। जैसे हम लिख दें जिंक एमलगम, जिंक एमलगम, Hg जिंक, जिंक एमलगम। ये जिंक हो गया सॉल्वेंट और Hg क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, जिंक एमलगम, ठीक है। फिर गैस, सॉल्यूट ले लिया आपने गैस और सॉल्वेंट हो गया सॉलिड। तो सॉल्यूशन किस स्टेट में, सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि सॉल्वेंट के नेचर पर सॉल्यूशन का नेचर होगा। अभी आपको बताया था। तो चलिए
गैस, इसका एग्जाम्पल आप सोचिए क्या होगा। तो आगे सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एक टर्म आता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन तो वहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ पैलेडियम, पीडी। हाइड्रोजन गैस इज एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ पैलेडियम। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ एडजॉर्ब हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, और किस में एडजॉर्ब हो गया, पैलेडियम सरफेस पर। तो पैलेडियम क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो ये वाला जो हो गया कहाँ आता है टर्म, एडजॉर्प्शन। आगे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में ये पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए ये सॉलिड वाला सॉल्यूशन कितने तरह का हुआ वो बता दिया, फिर लिक्विड वाला किसका बताएंगे, इसको नोट करिए पहले। ये 3 हो गया, ठीक है, मिटा देंगे। उसी तरह से अब आइए, सॉलिड हो गया, सॉल्यूट, यही तो चेंज करेगा। सॉल्वेंट का तो हमेशा एक ही फॉर्म ले लेंगे तब ना सॉल्यूशन बनेगा उस फॉर्म में। तो आइए सॉलिड और ये लिक्विड, सॉल्वेंट यहाँ लिक्विड ले लिए, सॉलिड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो ले लिए वो लिक्विड हो गया। तो सॉल्वेंट लिक्विड हो गया तो सॉल्यूशन भी का फेज भी क्या हो गया, लिक्विड ही होगा। इसका एग्जाम्पल बताइए, क्या लिखा था, शुगर प्लस वाटर, ये ना हो गया सॉलिड प्लस लिक्विड। फिर आइए लिक्विड और सॉल्वेंट, तो लिक्विड ही है यहाँ पर भी, तो इसका नेचर भी क्या होगा, फेज क्या होगा, लिक्विड होगा सॉल्यूशन का, ठीक है। लिक्विड लिक्विड में आ गया, जैसे इथाइल अल्कोहल C2H5OH एंड प्लस वाटर। फिर गैस और ये लिक्विड स्टेट में ही है, ठीक है। अभी भी क्या रहेगा, ये लिक्विड सॉल्यूशन ही है, सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, लिक्विड फेज में ही रहेगा। चलिए इसका एग्जांपल बताइए क्या होगा। देखिए सॉल्यूट क्या है, गैस, एंड सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड। आप जो यूज़ करते हैं स्प्राइट, कोको कोला, ये सब जो यूज़ करते हैं वहाँ पर क्या होता है, कार्बोनेटेड रहता है, वाटर कार्बोनेटेड फॉर्म में रहता है, मतलब CO2 प्लस वाटर। नहीं, कोको कोला में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व होता है ना वाटर में। तो देखिए तो यही तो गैस, अरे क्या वाटर में डिजोल्व। जो भी हो गया आपका स्प्राइट हो गया, कोको कोला हो गया, जितना भी इस तरह का ड्रिंक जो आप यूज़ करते हैं कोल्ड ड्रिंक में, यही सब आ रहा यूज होता है ना, नोट करिए। तो ये फिर हो गया आपका 4, 5 एंड 6। उसी तरह से 3 और आएगा, सॉल्यूशन का 3 फेज और आएगा यहाँ पर गैसेस के लिए, ठीक है, मिटा दें। अब ये 3 फेज और जो है 7, 8, 9, सॉलिड एंड सॉल्वेंट हो गया गैस। तो यहाँ पर सॉल्यूशन भी क्या हो गया, गैस फॉर्म में। बताइए सॉलिड एंड गैस, तो सॉलिड एंड गैस का एग्जांपल बताइए, कैम्फर प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस का। कैम्फर को नाइट्रोजन, कैम्फर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर ये सॉलिड है, नाइट्रोजन क्या हो गया, गैस, सॉल्वेंट हो गया गैस ये। इसको जब एक साथ रखेंगे ना तो ये गैसेस फॉर्म में जल जाएगा, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आइए लिक्विड, और ये तो गैस ही रहेगा, तो यहाँ भी कौन सा सॉल्यूशन हो गया, गैसियस फेज में आ गया। और इसका एग्जांपल ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। फिर एक और आ गया गैस, और ये भी गैस फॉर्म में, ये तो गैस होगा ही। यहाँ पर आपका एयर, एयर में बहुत सारा मिक्सचर होता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नहीं ये क्या हो गया, गैस जो हो गया इसी के अंतर्गत आ गया एयर में। तो आपका क्या बताया, ऑन द बेसिस ऑफ उसका फेज, किसके फेज के बेसिस पे, सॉल्वेंट के फेज के बेसिस पे, कि सॉल्यूशन अगर बन रहा है तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का जो फेज होगा वही आपका सॉल्यूशन का भी फेज होता है। तो ये पहचानने में आसानी हो जाती है आपको कि उसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कौन होगा। ऐसे एग्जाम्पल रखिएगा, कभी कल क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम्पल के फॉर्म में, ठीक है। चलिए, तो आपने सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन को कैसे पता लगाएंगे, एंड सॉल्यूशन को फेज के बेसिस पे आप कैसे अलग किया, ये भी बताया गया। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक में, तो सॉल्यूशन के बारे में बताया। आप समझिए प्रत्येक सॉल्यूशन का
कोई भी सॉल्यूशन लीजिए, सारे सॉल्यूशन, हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, प्रत्येक सॉल्यूशन का अपना स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। एंड सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो उसके लिए टर्म, जो केमिस्ट्री में जो टर्म यूज करते हैं उसका नाम होता है कंसंट्रेशन, और सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं स्ट्रेंथ, कि सॉल्यूशन का भी अपना स्ट्रेंथ होता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा, है ना। देखिए अब यहाँ पर आइए, एक समझाने के प्रयास करो, समझिएगा, तब आगे फिर लिखता हूँ। प्रत्येक सॉल्यूशन का अपना स्ट्रेंथ होता है, और सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन सॉल्यूशन, दिए हुए सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है। अब देखिए मान लिया गया, अब समझिएगा, ये 100 ml शुगर सॉल्यूशन है या 1000 ml शुगर सॉल्यूशन है ना, और ये भी 1000 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन है। समझिए क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब हम ये बोलते कि सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल रहा हूँ, हम नहीं जान रहे हैं कि सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या है, हमको नहीं मालूम है। हम ये भी नहीं जान रहे कि किसका सॉल्यूशन कौन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, कौन ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं। केमिस्ट्री लैंग्वेज में स्ट्रेंथ को ही कंसंट्रेशन फॉर्म में व्यक्त करते हैं, बस यही जानिए, स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन एक ही चीज़ है। और वो दोनों भी नहीं जान रहे थे, इतना तो समझिए क्या बोल रहा हूँ। देखिए मान लिया ये दोनों तो 1 लीटर सॉल्यूशन है ना, मान लिया हम कह दिए ये वाला सॉल्यूशन ज़्यादा मीठा है, ये फर्स्ट वाला ज़्यादा मीठा है सेकंड वाला सॉल्यूशन से। तो ज़्यादा मीठा, इसका मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि इसमें चीनी ज़्यादा मिला हुआ होगा, अमाउंट ऑफ शुगर इसमें ज़्यादा डिजोल्व होगा, इसमें अमाउंट ऑफ शुगर क्या होगा, कम डिजोल्व होगा। नहीं तो वही हो गया सिंपल लैंग्वेज में कि जो जितना ज़्यादा मीठा होगा, जितना ज़्यादा नमकीन होगा, मतलब वो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा मीठा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ, और मीठा किस पर डिपेंड किया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा उसका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। तो अगर कहीं टर्म आ जाए स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस यही समझिएगा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो हम ये कह दें कि देखिए, तो सपोज दैट हम अगर ये कह दें कि सॉल्यूशन फर्स्ट is more concentrated than solution second। क्या लिख दिया, देखिए समझिए इसका, सॉल्यूशन फर्स्ट इज मोर कंसंट्रेटेड देन सॉल्यूशन सेकेंड, मतलब ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। इसका मतलब क्या हो गया कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ शुगर ज़्यादा डिजोल्व है इन गिवन सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया कि मोर सॉल्यूट इज डिजोल्व। मोर सॉल्यूट मतलब क्या, शुगर यहाँ पर है, मोर शुगर इज डिजोल्व इन गिवन सॉल्वेंट, इन गिवन सॉल्यूशन, इन गिवन सॉल्यूशन। इस दिए हुए सॉल्यूशन में ज़्यादा शुगर डिजोल्व है, इसका मतलब तो ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया, ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ हो गया। समझे बात को। तो ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा था कि प्रत्येक सॉल्यूशन का अपना एक स्ट्रेंथ होता है, और स्ट्रेंथ तब किस पर डिपेंड किया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर, कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना डिजोल्व होगा इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, वही उसके स्ट्रेंथ को बताएगा, वही इसके कंसंट्रेशन टर्म को बताएगा। तब आगे हम लोग यही देखना चाह रहे हैं कि हाउ टू एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन टर्म बोलिए या स्ट्रेंथ बोलिए, बाद में डिफरेंट बता देंगे, कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ, मोलरिटी, नॉर्मलिटी सबके बारे में बताएंगे। अब एक जनरल फॉर्मूले के चल रहा हूँ, तो आपको समझ में आया कि कंसंट्रेशन टर्म या स्ट्रेंथ, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये देखना है वो क्या बता रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को, कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है इन गिवन सॉल्वेंट या गिवन सॉल्यूशन। चलिए अब आइए हेडिंग नेक्स्ट में ही बताना, हाउ टू एक्सप्रेस द strength of solution, a strength of solution।
स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, है ना। किसी सॉल्यूशन का आप स्ट्रेंथ या इसी को बोल सकते हैं कंसंट्रेशन, यहीं पर टर्म कंसंट्रेशन, कि सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, है ना, बोला जा रहा है आपका। ठीक है, तो देखिए आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले टर्म समझिए कंसंट्रेशन, तभी तो आपको बता दिया कंसंट्रेशन टर्म के लिए क्या लिखे थे। कंसंट्रेशन टर्म जो बोला था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, present in 1 liter of solution or 1 kilogram of solvent is called concentration। देखिए एक एक्सेप्शनल है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये आगे पढ़ेंगे मोलालिटी, ऐसे जनरल सारी जगह हम यही यूज करेंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मात्र एक को छोड़कर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट जो मोलालिटी के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर क्या लिख रहा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, वही ना आ गया कंसंट्रेशन को। ठीक है, और जिसका अमाउंट सॉल्यूट का ज़्यादा रहेगा 1 लीटर सॉल्यूशन में, वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, कम रहेगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कम कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, तो अब इसी कंसंट्रेशन को अब आगे डिवाइड करता हूँ, नोट कर लिए। अब यहीं देखिए इस कंसंट्रेशन टर्म को ही अब आगे डिवाइड कर लेता हूँ मैं 2 पार्ट में, कि सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ आप कंसंट्रेशन के फॉर्म में जब एक्सप्रेस करेंगे तो कंसंट्रेशन से रिलेटेड कितना टर्म्स आएगा। तो कंसंट्रेशन से रिलेटेड यहाँ बहुत सारे टर्म्स आते हैं, सारे टर्म को बता दे रहा हूँ। इसमें कुछ टर्म जो होता है वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, कुछ टर्म जो होता है वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होता है। तो जो वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, बिकॉज वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। और जो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक है वो टेम्परेचर से भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ 2 तरह का टर्म आएगा, है ना, कंसंट्रेशन में, एक होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक होगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। एक होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन, एक हुआ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स 2 तरह का टर्म यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर फिर देखिए ये दोनों का टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में देखिए क्या क्या आएगा, इसे मतलब कन्फर्म है ये किससे रिलेटेड होगा, वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। और ये क्या होगा, वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं बल्कि मास से रिलेटेड होगा। तो ये कन्फर्म है, ये जितना टर्म होगा रिलेटेड टू वॉल्यूम, ये सारा टर्म किससे रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू वॉल्यूम। और जितना टर्म इसमें बताएंगे सारा क्या होगा, रिलेटेड टू मास, है ना। चलिए देखिए, जैसे फर्स्ट टर्म यहां लिख रहा हूं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज V बाय V। सेकेंड में परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। थर्ड में मोलरिटी। सब के बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, और ये सारा 11th में ही पढ़ने का था। मोलरिटी, फोर्थ में नॉर्मलिटी, फिफ्थ में फॉर्मालिटी, सिक्स्थ में ppm, पार्ट्स पर मिलियन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एंड ppm, वॉल्यूम बाय वेट।
ये इतना टर्म है, ये सारा टर्म आपको किससे रिलेटेड हो गया, ये हो गया सब टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स आ गया। ये सारा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। रीजन, ये सारे टर्म में किससे रिलेशन होगा, वॉल्यूम से होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, अब इधर आइए, जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा वो हो जाएगा परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट फर्स्ट टर्म। सेकेंड मोलालिटी, मोलालिटी। थर्ड मोल फ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन। फोर्थ ppm, पार्ट्स पर मिलियन, वेट बाई वेट। तो ये जितना भी टर्म लिखा है यहाँ पर, ये सारा टर्म कैसा था, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, बिकॉज ये सारे टर्म में वॉल्यूम टर्म यहाँ पर नहीं आता है, ये सारे में मास से रिलेशन है, एंड मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, आपको इस सॉल्यूशन चैप्टर में जो स्पेशली देखना है वो 3 टर्म का बहुत ही जरूरत पड़ेगा। एक आपका ये देखिए मोल फ्रैक्शन का, मोलालिटी का, और इधर एक मोलरिटी का। ये इतना टर्म की इस चैप्टर में आपकी जरूरत पड़ेगी, बट हम लोग इसको आपको अच्छी तरह से बता देंगे। ये सारा पोर्शन आपका 11th का फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना था। खैर उसका कोई रिलेशन नहीं, आप पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन हम डिटेल्स में सारी को बता देंगे, एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और समझिए यहाँ पर, जैसे मान लिया गया, यहाँ पर समझिएगा एक टर्म, हमको अगर इधर से टेम्परेचर डिपेंडेंट से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट करना हो, मतलब इधर से इधर जाना हो, कन्वर्सन। ठीक है, मैंने ये इधर वाले कोई टर्म को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पर एक टर्म यूज होगा, दैट इज डेंसिटी। एक फैक्टर आएगा, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी टर्म यूज करके कर सकते हैं। आपको मालूम होगा, देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ ये टर्म के बारे में। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, ये तो आपको मालूम है। इधर कर दो, यहाँ देखिए डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ बताइए वॉल्यूम, मास क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी आई इनटू वॉल्यूम। नहीं तो देखिए, तो इधर सारा टर्म में क्या रिलेशन है, वॉल्यूम में है। तो वॉल्यूम में है तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें इधर वाला टर्म को, किससे, डेंसिटी से, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या चीज बदल जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इधर सारा टर्म क्या चीज में है, वॉल्यूम में है। तो इस वॉल्यूम में जो टर्म रहेगा, अगर वहाँ पर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मास में कन्वर्ट हो जाएगा। सारा टर्म किससे रिलेटेड है, मास से। तो यहाँ पर कौन सा टर्म यूज हो गया, डेंसिटी टर्म यूज हो गया। देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और इधर से लाना रहेगा तो आप डिवाइड कर लेंगे। अब यहीं पर देखिए, अगर माने मास को अगर हम वॉल्यूम लाना रहेगा तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास बाई डेंसिटी, मास बाई डेंसिटी। तो अगर हमको वॉल्यूम में लाना रहेगा तो इस मास को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इधर से इधर जाना रहेगा, यहाँ डिवाइड बाई डेंसिटी, किसको, मास को। इधर किस फॉर्म में है, ये मास के रूप में है, तो मास को हम डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम में आ जाएंगे। वॉल्यूम को डिवाइड, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई डेंसिटी से कर देंगे, मास में कन्वर्ट कर जाएंगे, है ना। कहने का मतलब, अगर इधर से आप इधर कन्वर्ट होना चाहेंगे या इधर से इधर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वहाँ पर एक टर्म यूज होगा डेंसिटी, और डेंसिटी टर्म का यूज करके हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मोल फ्रैक्शन मोलरिटी के बीच फ्रैक्शन कर दे, ये सब के बीच में, तो यहाँ कोई जरूरत नहीं है डेंसिटी टर्म का यूज करने के लिए। इंटर कन्वर्ट करना रहेगा ना, अगर सेम ये जैसे मास से रिलेशन है तो मास वालों को मास के साथ करेंगे तो यहाँ पर हमारा टर्म डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नोट करिए। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर सारे टर्म को। मिटा दे, चलिए अब आइए टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म का यूज कर लें। टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म का,
तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म का यूज करने के लिए हेडिंग लिखिए टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। अभी एक टर्म लिखा था आपका क्या, परसेंटेज, फर्स्ट में लिखा था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लिखा था ना। तो ये जहाँ भी इस तरह का टर्म आ जाए सुन लेंगे, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जहाँ भी इस तरह का टर्म आ जाए तो आप एक तरह से ध्यान देंगे, ऊपर जो लिखते हैं ना जनरल फॉर्म, देखिए ये ऊपर जो लिखेगा वो सॉल्यूट के लिए और नीचे जो लिखेगा सॉल्यूशन के लिए, बस यही ध्यान देना है, ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन। चलिए देखिए, तो अभी आप लिख देते हैं, देखिए परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये लिखना है, तब परसेंटेज V बाई V, इसको क्या लिखेंगे, V किसका, सॉल्यूट का, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया ऊपर सॉल्यूट के लिए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन के लिए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। और ये वॉल्यूम मिलीलीटर में ले लिया, यहाँ भी एक वॉल्यूम मिलीलीटर में ले लिया हमने, और परसेंटेज में करना है तो 100 कर दिया, हो गया। चलिए आइए, परसेंटेज W बाई V, फिर देखिए W ऊपर आ गया किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, क्या लिखेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई, नीचे क्या, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, हो गया। यही तो बोल रहा था, बहुत ही सिंपल है, आगे यूज करवा देंगे, ये सब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, वहां पर जो पड़ेगा W बाई W, W बाई V, है ना, V बाई V, तो ये आपको क्या है, सारे टर्म में भी आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट टर्म बता देंगे, ठीक है। अब दूसरा टर्म आइए, मोलरिटी। सेकेंड टर्म यहां पर आपने यूज किया था मोलरिटी, ये सारा 11th में पढ़ना था, लेकिन मैं फिर से इसको आपको बता दे रहा हूं। मोलरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution, है ना। देखिए मोलरिटी क्या लिखा, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या चिम ले रहे हैं, लीटर में, तो इसको आप लिखेंगे क्या, N बाई V वॉल्यूम इन लीटर, तो मोलरिटी क्या हो गया, N बाई वॉल्यूम इन लीटर, ये हो गया, ठीक है। चलिए एक ये भी जानते हैं आप है क्या, एक रिलेशन ये भी आपको मालूम है, नंबर ऑफ मोल, मोल कैसे निकालते हैं, तो वेट बाई, या मास जो बोली, वेट इन ग्राम बाई मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, है ना, मोलर मास, है ना, तो इसको आप ले लीजिए W बाई m0, m0 लेते हैं मोलर मास को, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं m, W क्या हो गया, वेट बाई मोलर मास, m0 VL लिख सकता हूँ, ये वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। और भी इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकता हूं, देखिए तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या लिख दिया, वेट बाई मोलर मास
वॉल्यूम इन लीटर। अगर ये वॉल्यूम मिलीलीटर में दे दिया है ना, तो अगर ऐसा हो जाए, देखिए अगर हम लिख दें वेट बाई मोलर मास, और ये वॉल्यूम यहाँ पर इन मिलीलीटर, तो मिलीलीटर में तो लीटर में बदलना होगा, तो इसको क्या 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1000, है ना। तो एक ही चीज़ हो गया ये, ठीक है, नोट करिए। तो ये फॉर्म हो गया ना, नोट करिए, ये मोलरिटी टर्म हो गया। अच्छा, एक टर्म और आता है स्ट्रेंथ। अब ये स्ट्रेंथ बोला था, क्या डिफरेंस है मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ में, अब वो दिखाता हूँ। हम वहाँ टर्म लिखा था स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का एकदम एक्चुअल परफेक्ट मीनिंग क्या है वो दिखा देता हूँ, और क्या डिफरेंस है मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ में, वही रिलेशन दिखाना चाह रहा हूँ। चलिए मिटा देंगे। देखिए स्ट्रेंथ, नेक्स्ट टर्म में स्ट्रेंथ, जो भी हो थर्ड फोर्थ जो भी आप नंबरिंग कर लें, स्ट्रेंथ। देखिए स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एस के द्वारा। ये क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड, नॉट मोल, बस यही, वेट या मास ऑफ सॉलिड एक ही चीज है, केमिस्ट्री में मास या वेट एक ही है ना। मास ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो गया इसका स्ट्रेंथ, मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स W प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इन लीटर, ये ना हो गया आपका। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट वॉल्यूम, अगर मान लीजिए मिलीलीटर में है ना वॉल्यूम, तो क्या करेंगे, इसको लीटर में बदलने के लिए ऊपर से 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या लिख सकता हूँ ऐसे, एक ही फॉर्म हो जाएगा। एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये पूरे फॉर्म में एक रिलेशन दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मोलरिटी, मोलरिटी लिखा था वेट बाई मोलर मास, मोल हो गया, आई इंटू वॉल्यूम इन लीटर, मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो ये मोल हो गया प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये है ना। तो मिलाइए तो देखिए, तो ये वाला जो टर्म है, ये टर्म कितने के इक्वल हो गया, स्ट्रेंथ के बराबर हो गया। तो आप लिख सकते हैं, देखिए रिलेशन मोलरिटी इजकल टू क्या हो गया, ये स्ट्रेंथ बाई मोलर मास, देयरफॉर स्ट्रेंथ इजकल टू मोलरिटी इनटू मोलर मास। देखिए रिलेशन निकल गया मोलरिटी और स्ट्रेंथ के बीच। अगर मोलरिटी दिया रहेगा, स्ट्रेंथ पूछ देगा, तो उसके मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक यहीं तक रहने दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में इसका और जितना भी टर्म बचा है डिफाइन करने को, उस सारे को डिफाइन करते हुए आगे बता दें।